और बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 पढ़ते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अब हम विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से नियम पर आधारित हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है और घरों में किस तरह का विद्युत परिपथ है वो होता है, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर को शुरू करने से पहले दो टर्म्स हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे अगर किसी तार में करंट पास होता है तो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। अगर दो वायर्स आपस में चुंबकीय क्षेत्र के आपस में इन्फ्लुएंस में आती है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर है क्या? विद्युत मोटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो घूमती है, रोटेटिंग डिवाइस है ये, और जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल विद्युत के जितने फ़ैन हैं, पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर्स हैं, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स में किया जाता है। अब इसका 1 बाय 1 पूछा जाता है मोटर के बारे में कि मोटर से इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य क्या है, किसे कहते हैं। दूसरा पूछेंगे ये कौन से प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सिद्धांत क्या है कि जब भी किसी कॉइल में जो कि करंट पास हो रहा है उस कॉइल के अंदर से, उसको जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है, और उस बल के कारण वो जो कॉइल है जिसमें करंट पास हो रहा है वो रोटेट करना शुरू कर देती है, वो घूमना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। आइए इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि कैसे एक मोटर काम करती है। सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कई बार पेपर में पूछा जाता है स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर्स का क्या कार्य है। सबसे पहले जो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स हैं ये दोनों एक ही चीज़ हैं, और इनका कार्य है इलेक्ट्रिक मोटर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, और हिंदी में कम्यूटेटर्स को दिक् परिवर्तक कहते हैं। दिक् मतलब दिशा, परिवर्तक मतलब परिवर्तन करने वाला, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की रिवर्स करता है उस डिवाइस को कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग्स या दिक् परिवर्तक कहते हैं। और नेक्स्ट आता है कि ये कौन से नियम पर आधारित है, इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस नियम पर काम करती है। तो ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, जो वाम हस्त या बायां हाथ नियम है, उसके ऊपर ये कार्य करती है। आइए देखते हैं कैसे फंक्शन करती है, इसकी वर्किंग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है बहुत अच्छे से, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ABCD एक कॉइल है जिसमें करंट पास होगा, P और Q स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक हैं, XY ब्रशेज हैं, और बैटरी और की से इसको कनेक्ट कर रखा है। ये मतलब यहाँ पर मोटर का कार्य क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो करंट जा रहा है, इसमें करंट जाएगा तो जो एक कॉइल है ABCD, ये कॉइल घूमना शुरू कर देती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका प्रिंसिपल है, इसी पर ही आधारित है। और इसके ऊपर जो नियम लागू होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बायां हाथ नियम या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को हम कह सकते हैं। जब करंट पास होता है ABCD कॉइल में, तो इसके दो हिस्से करके देखें आप। पहले कॉइल जो AB है उसमें करंट ऊपर जा रहा है, CD में करंट नीचे की तरफ आएगा। जब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर, 4 फिंगर, मध्यमा, मिडल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करेंगे लंबवत में, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो आप कहोगे कि जो करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो बल है वो ऊपर लगेगा, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो बल नीचे लगेगा। इसका मतलब अगर AB साइड में करंट ऊपर जा रहा है तो ये नीचे की तरफ रोटेट करेगी, CD में नीचे करंट आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ रोटेट करेगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो कॉइल है ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, DCBA इस दिशा में ये रोटेट करेगी। और इस तरीके से नेक्स्ट इसके जो कम्यूटेटर्स हैं वो धीरे धीरे ब्रशेज हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट रोटेशन के अंदर। जो ब्रश है AB, इसके पीछे हम देख लें
जो एक्स वाई है और पी क्यू स्प्लिट रिंग्स हैं, पी के साथ वाई नेक्स्ट रोटेशन में वाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी, जो क्यू स्प्लिट रिंग है वो एक्स ब्रश के साथ। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो रोटेशन चेंज होगी, रोटेशन चेंज होगी तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर देगी। एक बार एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन में, एक बार क्लॉकवाइज, इस तरीके से हर हाफ रोटेशन में इसकी डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। माना कि पहले कॉइल ए बी सी डी डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरा डी सी बी ए में रिवर्स हो जाएगी। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ब्रशेस का क्या काम है। ब्रशेस क्या करती हैं, बैटरी से ब्रशेस करंट लेके कम्यूटेटर तक पहुंचाती हैं, स्प्लिट रिंग्स तक पहुंचाती हैं, और स्प्लिट रिंग्स ब्रशेस के कांटेक्ट में आके जैसे उनकी पोजीशन चेंज होती है तो करंट ऑफ डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से कार्य करती हैं। जैसे फैन चल रहा है, फैन में मोटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कार्य है इसका यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो जो कॉयल है उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। मतलब जब किसी चालक को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर दूसरे चालक में करंट हमें महसूस होता है कि उसमें एक प्रेरित विद्युत है वो डेवलप हुआ, ओरिजिनेट हुआ, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत बार आता है, इसकी डेफिनेशन आती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि जब भी किसी चालक में जो कि विद्युत चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक करंट इंड्यूस होता है जब वो दूसरी कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं कि इसमें करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सबसे पहले वायर और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। वायर मतलब जो करंट कैरिंग वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के लंबवत में होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये पैरेलल में होंगे, अगर आपसे सिचुएशन पूछी जाए कि वायर जिसमें करंट जा रहा है और मैग्नेट अगर वो पैरेलल हैं तो उसके ऊपर कभी भी बल नहीं लगेगा, वो वायर रोटेट नहीं करेगी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब वायर और जो इंड्यूस करंट है वहाँ फ्लेमिंग का राइट हैंड आएगा, वहाँ पर भी राइट हैंड रूल के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस करंट है और जो फोर्स है वो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम एक एक्टिविटी लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। उसको शुरू करने से पहले आप नीचे देख रहे होंगे गैल्वेनोमीटर, जी लिखा हुआ है, गोल गोल आपको एक डिवाइस दिख रहा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर उसमें जा रहा है किसी भी परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर करंट है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए इस एक्टिविटी को देखते हैं क्या है इसमें। एक ए बी कॉयल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर हैं, सोलेनॉइड की तरह काम कर रहा है ये, और उसको दोनों एंड्स उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं। फिर साथ में एक नॉर्थ साउथ करके एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है। अगर हम इसका नॉर्थ पोल इस कॉयल के पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है और उसकी जो निडल है राइट साइड में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसका नॉर्थ पोल दूर लेके जाएंगे तो जैसे ये दूर लेके जाएंगे तो निडल है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाती है। और जैसे इसको स्टेशनरी रखेंगे मैग्नेट को तो जो निडल है गैल्वेनोमीटर की वो सेंटर पे आ जाएगी। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर ड्रॉप्स टू जीरो, उसकी वैल्यू जीरो शो होना शुरू हो जाती है। तो ये पहला है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो कॉयल के अंदर है करंट है वो प्रेरित विद्युत है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी एक्टिविटी है कि कैसे हम इंड्यूस करंट एक कॉयल से दूसरी कॉयल में कैसे पास कर सकते हैं। जैसे कॉयल 1 है, यहाँ पे दो कॉपर कॉयल्स ले रखी हैं, एक इसको हम प्राइमरी कह सकते हैं कॉयल 1, कॉयल 2 को सेकेंडरी कह सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली हैं। तो कॉयल 1 कनेक्टेड है बैटरी और की से, कॉयल 2 कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। हम देखना चाहते हैं कि कॉयल 1 में जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हम राइट हैंड थंब रूल में भी पढ़ चुके हैं।
कि जब करंट जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहीं पर ऐसे देखेंगे इसमें दोनों का इन्फ्लुएंस क्या है। आप जैसे ही करंट पास होता है कॉइल 1 में तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है लाइन्स, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें एक नया करंट आ जाता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित विद्युत, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं हम। और जो गैल्वेनोमीटर है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स करंट इज देयर। वहाँ पे एक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज करेंगे, जितना करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉइल 2 में करंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर हम ये मूवमेंट यहाँ पर अगर ये निडल सेंटर में आ जाती है, 0 पे आ जाती है, इसका मतलब वहाँ पर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। या हम कॉइल 1 की बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी जो निडल है कॉइल 2 की, जो गैल्वेनोमीटर की निडल है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाती है, इट मीन्स रिवर्स हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पर आधारित है। मतलब फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसको हम दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहते हैं कि अपने जो दाहिना हाथ है उसकी तर्जनी, उसका मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड रूल की तरह होगा, राइट में भी फादर, मदर और चाइल्ड। फादर F, अंगूठा शो करेगा मोशन, मूवमेंट, और जो B है मैग्नेटिक फील्ड है, मदर, और उसके बाद जो करंट है इंड्यूस्ड करंट होगा। इसमें फ़र्क इतना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग में कार्य करते हैं, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो आज हम बात कर रहे हैं, जो विद्युत जनित्र हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। उसी के आधार पर उसमें डायरेक्शन ऑफ कॉइल है वो आइडेंटिफाई होती है। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। उसके बाद आता है कि दो करंट है, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग मीन प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है हर एक फर्स्ट हाफ के बाद, और दूसरा होता है दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा, जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती। तो 1 by 1 पॉइंट हम देख लेते हैं इसका। द करंट विच रिवर्सेस इट डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। मतलब प्रत्यावर्ती धारा क्या है, एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को चेंज कर लेती है, उसे ऑल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन जो दिष्ट धारा है वो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, वो पावर हाउस जनरेटर्स में, कार ऑल्टरनेटर्स में, बाइसिकल डायनामोज में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो सोर्स ऑफ डीसी है वो है ड्राई सेल, बैटरी, कार बैटरी, डीसी जनरेटर एक्सेट्रा। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, उसकी फ्रिक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है। फ्रिक्वेंसी मतलब आवर्ती। तो उसकी आवर्ती नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस कितना होता है उसमें वेव्स टाइप में, वो 50 हर्ट्ज है। मतलब 1 सेकंड में 50 बार वो रोटेट करता है। उसके बाद डीसी के अंदर फ्रिक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं है, उसमें फ्रिक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एसी है वो डीसी की तुलना में एसी का क्या महत्वपूर्ण लाभ है। कई बार ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में कि ये इसका लाभ क्या है कि जो एसी को विद्युत शक्ति जो है उसको दूर दूर के स्थानों पर बिना किसी एनर्जी वेस्ट के हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन डीसी के एडवांटेज क्या है एसी के ऊपर कि डीसी को इजीली स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्मॉल स्केल पर स्टोर नहीं किया जा सकता, इसका लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता है एसी का। नेक्स्ट आता है एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर का क्या कार्य है और जनरेटर होता क्या है। जैसे हमने मोटर की बात की, ऐसे ही जनरेटर की अलग अलग चीज़ें आएंगी। एसी जनरेटर की बात करें हम यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब हाफ रोटेशन में उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। अब एसी जनरेटर क्या है, वो डिवाइस है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे बहुत अच्छा एक छोटा सा एक मॉडल है, वो आप घर पे भी बना सकते हो। जैसे एक हॉर्स शू मैग्नेट है, उसके परपेंडिकुलर में एक वायर घूम रही है। लेफ्ट साइड का फिगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। जो वायर घूम रही है
वो वायर और साथ में स्लिप रिंग्स हैं। और ये जो बल्ब है, ये बल्ब इसलिए लगा रखा है कि जैसे वायर घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होगा और वो करंट बल्ब में शो होगा। या गैल्वेनोमीटर की जैसे निडल घूम रही है, यहाँ पर जैसे जैसे कॉइल घूमती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो धीरे धीरे हमें करंट है वो आइडेंटिफाई हो जाता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। और ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है, मतलब हाफ रोटेशन में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। और इसका सिद्धांत क्या है, जब हम किसी लूप को या किसी कॉइल को या किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा करते हैं, घुमाते हैं उसको, तो उस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है उस कॉइल के अंदर। और जैसे इसका मतलब क्या है, विद्युत जो धारा है वो कैसे जनरेट होती है जनरेटर के अंदर, बाय रोटेटिंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी तार को, किसी भी कॉइल को विद्युत धारा में घुमाने पर विद्युत ऊर्जा है वो प्रेरित होती है या जनरेट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है इसका वर्किंग क्या है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें फिगर के अंदर एक शाफ्ट है, वो रोटेट करती है। शाफ्ट मतलब ABCD एक कॉइल है जो क्लॉकवाइज अगर घूमेगी, लेफ्ट टू राइट घूमेगी, तो इसकी जो लेंथ AB है वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेंथ CD है वो नीचे की तरफ आएगी। अगर ये लेंथ AB ऊपर की तरफ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, अगर आप अपने हाथ को राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करके देखेंगे तो जो इंड्यूस करंट है वो डायरेक्शन ऑफ जो कॉइल है वो सेम रहेगी। इसका मतलब जैसे AB क्लॉकवाइज जा रहा था तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी AB रहेगा, और CD के अंदर जो इंड्यूस करंट है वो C to D रहेगा। इसलिए डायरेक्शन ऑफ कॉइल का रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ABCD। तो गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद जो स्लिप रिंग्स हैं, ये रोटेटिंग रील्स कॉइल के साथ ही रोटेट करती हैं। लेकिन हाफ जैसे AB स्टार्ट मूव करेगी डाउनवर्ड और CD ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऐसे ही करंट जो कॉइल का मूवमेंट हो जाएगा वो DCBA, इसलिए डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इसलिए इसको जनरेटर का नाम दिया गया है यहाँ पर। तो कॉइल के अंदर डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, और जैसे ही रिवर्स होता है हाफ रोटेशन के बाद इसमें जो करंट इंड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है उस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर हमें DC जनरेटर बनाना है तो जो ये स्लिप रिंग्स हैं इसकी जगह हमें स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल कर, जैसे मोटर है उसमें DC मोटर यूज़ करते हैं, इसी तरीके से स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम एक यूनिडायरेक्शनल या एक दिशा के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का इस्तेमाल हो सकता है, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब स्लिप रिंग्स जो R1 R2 थी, जो रिंग के साथ कनेक्टेड थी और रोटेटिंग थी, उनका कार्य क्या है। सबसे पहले ये होलो रिंग्स होती हैं, खाली हैं, जैसे ये दिख रहा है फिगर के अंदर नीचे होलो रिंग्स हैं, और इनके जो एंड्स है वो आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब ABCD जो कॉइल है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और उसके बाद ये क्या करती हैं, कॉइल को मूव करने में हेल्प करती है, रोटेट करने में हेल्प करती हैं, और साथ ही ये ब्रशेस के साथ कांटेक्ट में आती हैं और करंट है वो गैल्वेनोमीटर की तरफ सेंड करती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर था। अब लास्ट आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है घरेलू विद्युत परिपथ, मतलब घरों के अंदर जो करंट जाता है अलग अलग डिवाइसेस के अंदर वो कैसे जाता है, कितने तरह की तार होती हैं, उन तारों का क्या फंक्शंस है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है सबसे पहले मेन से जाती है, जो मुख्य तार होता है वो मेन्स होता है जो हमारे घरों तक जाता है, उसमें 2 कॉपर वायर या 2 एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं। एक वायर की कवरिंग रेड कलर की होती है, दूसरे की ब्लैक होती है। जो रेड कलर की कवरिंग है उसका जो आवरण लगा रखा है लाल रंग का उसे लाइव वायर या पॉजिटिव वायर कहते हैं, विद्युन्मय तार कहते हैं, धनात्मक तार कहते हैं उसको, और जो ब्लैक वाली होती है उसको नेगेटिव या न्यूट्रल वायर कहते हैं जिसमें करंट 0 होता है। भारत के अंदर जो वोल्टेज डिफरेंस होता है रेड और ब्लैक के अंदर वायर्स के बीच में वो 220 वोल्ट होता है दोनों के बीच में। उसके बाद एक फ्यूज़ होता है, एक दूसरा डिवाइस है फ्यूज़ जो हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, और उसका कार्य क्या है कि जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होता है 2 वायर में आपस में टच हो जाती हैं, फायर हो जाती है उनके अंदर, या ओवरलोडिंग हो जाता है। कभी कभी सर्किट है जैसे किसी एप्लियंस के अंदर 5 एम्पेयर लेने की कैपेबिलिटी है लेकिन 6 एम्पेयर करंट उसमें से लिया जा रहा है तो ओवरलोडिंग हो जाती है, मैक्सिमम एप्लियंसेस को उसके साथ कनेक्ट किया जाता है जिसके कारण वो डैमेज हो जाती है तार, और फ्यूज़ क्या करता है उसको डैमेज होने से बचाता है।
मोस्टली घरों के अंदर दो अलग अलग परिपथ यूज़ किए जाते हैं विद्युत आपूर्ति के लिए। सबसे पहला जो परिपथ है, एक परिपथ होता है 15 एम्पियर करंट रेटिंग के अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, दूसरा परिपथ होता है 5 एम्पियर के करंट रेटिंग के अप्लायंसेस को जोड़ते हैं। जो 15 एम्पियर वाला है, जैसे गीजर है, एयर कूलर है, या एसी है, या प्रेस है, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा परिपथ है 5 एम्पियर, जो ट्यूबलाइट्स हैं, फ़ैन है, इन सब की वर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी उपकरण घरों के अंदर होते हैं, चाहे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी डिवाइसेस आपके घर के अंदर हैं, वो सभी पार्शर में कनेक्टेड होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, सीरीज़ में नहीं होते। अगर सीरीज़ में होंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि घरेलू परिपथ में अप्लायंसेस को सीरीज़ में, श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्योंकि श्रेणी में अगर एक अप्लायंस ख़राब हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा अप्लायंस ख़राब है, और सभी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिशियन टोटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा अप्लायंसेस ख़राब था, और उसी को वो यूज़ करता है, उसको ठीक करता है। बाकी अप्लायंसेस अपना काम करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं अगर एक ख़राब हो जाता है तो ये है घरेलू परिपथ, जिसमें अर्थिंग वायर है ग्रीन कलर की, लाइव वायर जो लाल वाली होती है, न्यूट्रल वायर जिसको बोलते हैं उदासीन, या ब्लैक वायर। ब्लैक में 0 होता है और इसमें लाइव वायर में 220। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वोल्टेज का, वो 220 वोल्टेज होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। उसके बाद मीटर आता है। मीटर से एक बॉक्स आता है जहाँ पे 2 परिपथ निकल रहे हैं, एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का। उस तरीके से फिर पैरेलल में इन अप्लायंसेस को जोड़ रखा है ताकि किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग ना हो। फ्यूज़ को भी सीरीज़ में। नेक्स्ट आता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो अर्थिंग वायर है, उसका कार्य क्या है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं, उनकी जो मेटल बॉडी है उसको अर्थ करना, ताकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक या करंट ना लगे, उससे बचने के लिए अर्थ वायर का इस्तेमाल किया जाता है। और अर्थिंग कैसे की जाती है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो मेटेलिक बॉडी होती है उसको अर्थ के साथ एक दूसरी मेटेलिक तार होती है, वो कनेक्ट, उन दोनों के बीच को कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसकी जो इंसुलेशन होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, इसलिए उसको ग्रीन इंस्टॉलेशन या अर्थ वायर कहते हैं। जब अर्थ वायर का एक एंड कनेक्टेड होता है मेटल प्लेट जो डीप अर्थ में बरीड होती है, नीचे दबा रखी होती है, और सेकेंड एंड कनेक्ट होता है मेटल बॉडी के अप्लायंसेस के साथ। बाई चांस अगर कोई लाइव वायर टच कर जाती है मेटल बॉडी को अप्लायंसेस के, तो वो जो कि ऑलरेडी अर्थ हो रखी है, अर्थ वायर है उसमें, तो करंट क्या होगा, डायरेक्टली अर्थ में पास हो जाते हैं और जो यूज़र है उसको करंट नहीं लगता है। तो अर्थ वायर क्या करती है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तार है, जो कि घरेलू परिपथ में इस्तेमाल की जाती है। आई होप को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर नंबर 13। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।